नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के कश्मीर दौरे की, पहलगांव हमले के देशव्यापी विरोध की, देखेंगे कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी की बड़ी जीत को, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे को, जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के मेयर, कांग्रेस उम्मीदवार को मिले 125 वोटों के अंतर से हराया। वेटिकन सिटी के लिए रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। संसद का बुलाया जाए विशेष सत्र, पहलगांव हमले को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने की पीएम मोदी से मांग, पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने पर दिया जोर। शेयर बाजार में गिरावट, 588 अंकों की गिरावट के साथ 79,212 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 207 अंकों की गिरावट के साथ 24,039 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगांव हमले के बाद से ही भारत में गुस्से का माहौल है। हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। इस बीच राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुई घटना से पूरे देश में शोक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी की चर्चा जोरों से हो रही है, क्योंकि वो नेता विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले अपना अमेरिका दौरा बीच में रद्द किया और वापस भारत लौटे। उसके बाद CWC की बैठक में शामिल हुए और फिर सर्वदलीय बैठक में भी पहुंचे। इसके बाद राहुल कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग इस घटना पर शर्मिंदा हैं। My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. कांग्रेस के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी की पीड़ितों से मुलाकात करते हुए तस्वीरें साझा कर लिखा गया कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना मानवता पर प्रहार है, मोहब्बत और भाईचारे को मिटाने की एक शर्मनाक कोशिश है। आतंक के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं। हमें साथ मिलकर इन नफरती ताकतों को करारा जवाब देना होगा। एक तरफ तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर चिंतित और गंभीर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी अभी तक पीड़ितों से नहीं मिले हैं। उल्टा उनका पूरा फोकस बिहार चुनाव पर है, जिसको लेकर पीएम की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। आतंकी हमले को लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। पहलगांव हमले को लेकर देश भर की जनता में आक्रोश दिखा जा रहा है। अलग अलग कोनों पर इसके खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। लोग पीड़ितों के लिए न्याय और दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं। इस बीच भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए, जिसके बाद से दोनों देशों में जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो पहलगांव घटना को लेकर मौजूदा वक्त में क्या है देश का माहौल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश गमगीन है, गुस्से में है। इस घटना में जिन निर्दोष लोगों की जान गई है, उनके लिए न्याय की मांग करते हुए देश के अलग अलग कोने में लोगों ने मार्च निकाला। वक्फ कानून के खिलाफ अपना आंदोलन रोककर मुस्लिम संगठनों ने इस घटना के खिलाफ विरोध जताया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आतंकी घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकियों के पुतले जलाए गए, साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने भी अपनी संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर इस हमले के विरोध में देश भर में कैंडल मार्च निकाला। पटना में RJD नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं दिल्ली में व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन देखा गया और बाजार बंद रखे गए। कारोबारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की गुहार लगाई है। भारत की जनता में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ है। भारत सरकार की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। पहले सिंधु समझौते को रद्द किया गया और अब भारत से सभी पाकिस्तानियों को निकालने की घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा से ज्यादा भारत में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के रुख को युद्ध भड़काने वाला बताया है। वैसे पाकिस्तान को भारत से हमले का डर भी सता रहा है। पाकिस्तान ने अपने सभी आर्मी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। सैनिकों को LOC पर निगरानी रखने और बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तानी वायुसेना ने एक विशेष युद्धाभ्यास आक्रमण की शुरुआत की है। इन हालात में दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।
पहलगांव हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, तो गुस्सा ईडी की कार्रवाई को लेकर भी है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर बवाल देखा जा रहा है। चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम को जोड़े जाने को लेकर कांग्रेस ने एक आंदोलन भी शुरू कर दिया है और अब दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की। इस दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में कोर्ट ने किसी तरह का नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों पर सवाल खड़े कर दिए। ईडी की तरफ से पेश दस्तावेजों में खामियां बताई हैं और कहा है कि इन्हें दूर करें और सबूत सामने रखें। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बीच ईडी ने अपील करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा खींचे, नोटिस जारी किया जाए। लेकिन कोर्ट ने ईडी की डिमांड को खारिज करते हुए कहा कि पहले हमें इस तरह के नोटिस जारी करने की जरूरत के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मैं संतुष्ट होने तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले ये देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है। जैसा कि अहमद ने बताया है, आरोप पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी। ईडी ने कहा कि वो बहुत पारदर्शी है, कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलील नहीं मानी। अब आगे की सुनवाई 2 मई को होगी। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है। पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। और अब कोर्ट के फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो चुनौतियां वक्फ कानून को लेकर भी दिखाई दे रही हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने याचिकाओं के आरोपों को खारिज करते हुए कानून को संवैधानिक और पारदर्शी बताया। तो क्या है सरकार का पक्ष और इस पर क्या होगा कोर्ट का अगला कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए लाया गया है, जो किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र ने कोर्ट से आग्रह किया कि कानून पर कोई अंतरिम रोक न लगाई जाए और पूरी सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। सरकार का कहना है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में ये कानून बनाया है, जो धार्मिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण किए बिना वक्फ प्रबंधन को मजबूती प्रदान करता है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वक्फ कानून 2025 संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। कानून का उद्देश्य वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। वक्फ परिषद या बोर्ड में अधिकतम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत चिन्हित करने पर राजस्व रिकॉर्ड सुधार होगा। धार्मिक स्वायत्तता और इबादत को कोई नुकसान नहीं। संसद ने विधायी शक्ति का वैध उपयोग किया है। कानून सामाजिक कल्याण और समावेशी शासन को बढ़ावा देता है। याचिकाओं में व्यक्तिगत अन्याय की कोई शिकायत नहीं की गई है। हिंदू धार्मिक संस्थानों से इसकी तुलना निराधार बताई गई है। यानी देखा जाए तो केंद्र सरकार का रुख बताता है कि वो इस कानून को लेकर झुकने के मूड में नहीं है, तो उधर तमाम याचिकाकर्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होने वाली सुनवाई इस कानून के भविष्य को तय करेगी। ये फैसला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, धार्मिक स्वायत्तता और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन पर अहम प्रभाव डालेगा। मुस्लिम समुदाय और अन्य हितधारकों की नजर इस सुनवाई पर टिकी हुई है। वक्फ कानून पर सवाल बने हुए हैं, तो सवाल ईवीएम से नोटों को हटाने को लेकर भी बने हुए हैं। ये सवाल चुनाव आयोग की दलीलों के बाद उठने लगा है, जो उसने एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। लेकिन बदले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से बड़ा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल हो गया। क्या है पूरा मामला और क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का रुख, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम से नोटा का कॉलम हटा देना चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया ये आइडिया फेल साबित हुआ है। चुनाव आयोग ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा तो कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन जवाब गोलमोल ही था। दरअसल एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव मैदान में एक उम्मीदवार रहने की स्थिति में भी चुनाव कराने की मांग की है। इस याचिका पर बहस के दौरान कई गंभीर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम वोट परसेंटेज तय नहीं किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने विस्तार से विचार विमर्श किया और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर रिपोर्ट दी है। इस पर सांसदों के बीच व्यापक विचार विमर्श हुआ और विभिन्न तरह की राय भी सामने आई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। आयोग ने बताया कि संसदीय चुनावों में केवल 9 बार ही उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं।
याचिकाकर्ता विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वकील अरविंद दातार ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ऐसे मामले ज्यादा होते हैं। पीठ ने कहा कि कुछ प्रावधान होने चाहिए ताकि उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने से कम एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना अनिवार्य हो। इसका मतलब है कि निर्विरोध जीतने के लिए भी उम्मीदवार को कुछ वोट तो मिलने ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो दे दिए हैं, देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर विचार करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया। कोर्ट का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। इस बीच अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। ओडिशा हाई कोर्ट की बार अंतरिम जमानत देने की प्रथा पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने अंतरिम जमानत के नियमों को और साफ किया है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत सिर्फ खास परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, ना कि नियमित रूप से या बार बार। ये टिप्पणी असीम मलिक बनाम ओडिशा राज्य मामले में आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट की बार अंतरिम जमानत देने की प्रथा पर आपत्ति जताई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि कोर्ट को या तो नियमित जमानत देनी चाहिए या पूरी तरह इनकार करना चाहिए। अंतरिम जमानत केवल अपवाद के तौर पर दी जाए। कोर्ट ने देखा कि ओडिशा हाई कोर्ट कई मामलों में एक ही व्यक्ति को बार अंतरिम जमानत दे रहा है, जो कि ठीक नहीं है। यह मामला असीम मलिक से जुड़ा हुआ है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा तस्करी का आरोप है। सितंबर 2021 में ओडिशा पुलिस ने मलिक और सह आरोपी मुकेश कुमार को चित्रकोंडा चौक पर रोका था और उनके वाहन से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया था। मलिक ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि 16 में से 7 गवाहों की जांच हुई, जिनमें 2 स्वतंत्र गवाहों ने गांजा बरामदगी से इनकार किया। मलिक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने जेल से बाहर रहते हुए गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की भी कोशिश नहीं की। कोर्ट ने मलिक की 3 साल की जेल अवधि और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। मलिक की ओर से एडवोकेट श्रेय कपूर और ललितेंदु मोहपात्रा, जबकि ओडिशा सरकार की ओर से एडवोकेट शर्मिला उपाध्याय और सर्वजीत प्रताप पेश हुए। बार अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। तो चीन ने भी भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। चीन ने भारत को सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट पर रोक लगा दी है। चीन का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण आर्थिक जगत में काफी तनाव देखा जा रहा है। और अब चीन का भारत के खिलाफ ये एक्शन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अब चीन और भारत में भी छिड़ने वाली है आर्थिक जंग? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के खिलाफ चीन का बड़ा फैसला सामने आया है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 4 अप्रैल से ही भारत को इन रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति रोक दी है, जिससे भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग और कलपुर्जा निर्माताओं पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रमुख तौर पर इन चुंबकों का इस्तेमाल होता रहा है। बताया जा रहा है कि अब इन चुंबकों के निर्यात के लिए आयातकों को भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी दूतावास दोनों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए अंतिम उपयोगकर्ता सर्टिफिकेट लेने होंगे। आयातकों को यह भी साफ करना होगा कि इस चुंबक का इस्तेमाल किसी भी हथियार के निर्माण में या किसी थर्ड पार्टी को बेचने के लिए नहीं किया जाएगा। चीन का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब पहले से ही उसका अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ चीन बहुत ही सख्ती से खड़ा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से बातचीत करने नहीं जाएगा, अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। हाल ही में चीन ने अमेरिका को भी रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ ही सभी कीमती मेटल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन अमेरिका से इस तनातनी के बीच भारत के खिलाफ इस एक्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब चीन और अमेरिका की आर्थिक जंग में भारत की भी एंट्री हो रही है। दरअसल चीन के इस कदम को अमेरिका के खिलाफ ही माना जा रहा है। उसे डर है कि चीन से डायरेक्ट मेटल्स की सप्लाई ना होने पर दूसरे रास्ते से यानी भारत के जरिए इन्हें अमेरिका ना पहुंचाया जाए। ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ ये कदम उठाया है, जिसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि इससे भारत और चीन के रिश्तों में भी दूरियां आ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के बयान बम निशिकांत दुबे आजकल कलमा पढ़ना सीख रहे हैं। वजह उन्होंने बताई कि अगर कभी मैं आतंकवादियों के सामने पड़ गया, अगर उन्होंने मुझे कलमा पढ़ने को कहा तो मैं पढ़ दूंगा और उससे मेरी जान बच जाएगी। देखिए हमारे राजनेताओं का चरित्र देखिए कैसा है, वो अपनी जान की कितनी परवाह करते हैं। अपनी जान की परवाह करने के लिए वो दूसरे धर्म का कलाम भी पढ़ लेंगे। काश ऐसा हो,
जनता की जान के बारे में सोचते, उसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में सोचते, अगर वो ऐसा सोचते कि जनता की जान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कश्मीर में इतने बेकसूर लोगों की जान नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।